दोस्तों, आज दिल्ली में विपक्ष का जबरदस्त हल्ला बोल मचा। आज संसद से सड़क तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज विपक्ष ने किया। पूरा इंडिया ब्लॉक आज सड़क पर है। हमारे साथ केपी मलिक सर है, उनसे बात करेंगे। केपी मलिक सर, जब जी जब नमस्कार। सत्ता परिवर्तन होती है उससे पहले ऐसे ही बड़े आंदोलन होते हैं। आज का ये आंदोलन देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा जी, ज्यादा पीछे ना जाएं। अगर आप 1947 की बात करें तो इसी तरह का हो हंगामा दिल्ली में आपने 47 में देखा था जब सत्ता परिवर्तन हुई थी। आपने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देखा था जब सत्ता परिवर्तन हुई थी। दूसरा, आपने जब कांग्रेस 10 साल के शासन के बाद जब सत्ता में परिवर्तन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उससे पहले आपने रामलीला मैदान में केजरीवाल और फलाने ये सब लोगों ने आगे एक माहौल बनाया था और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। तो ये जताता है कि इस तरह का माहौल अगर दिल्ली में बन रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की ये आहट है और इसके तमाम कारण आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कई लोग तो हालांकि कांग्रेसी लोग कहने लगे हैं कि जो गांधी थे उनसे अंग्रेज भी डर रहे थे और आज वाले गांधी से काले अंग्रेज डर रहे हैं। इससे भी जोड़ के लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों से जो अपना एक कद बढ़ाया है हर चीज में। हम लोग कहते थे कि वही वो परसेप्शन तो बना देते हैं लेकिन उस पर टिकते नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने करीब सवा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार वो बोले, सारे तथ्य सामने रखे जी। और उन्होंने आज कहीं ना कहीं बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी अब पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि भाई जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि महागठबंधन के कुछ लोग छिटक गए हैं, महागठबंधन में थोड़ी टूट हो गई है, महागठबंधन दाएं बाएं चला गया है। ये जो एसआईआर का मुद्दा आया है, ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं और एक बड़ा मोर्चा बन गया है, जिसकी बानगी आप आज आपने संसद मार्ग पे देखी है। देखिए, मैं लगभग 30-35 साल से दिल्ली में हूं और मैंने तमाम सारे धरने प्रदर्शन और सब चीजों को देखा है। कई बार विरोधी सांसदों को पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक का मार्च करते हुए देखा है। कई बार जो है जंतर मंतर से या रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक लोगों को अपना मार्च निकालते हुए देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस उनको रोकने की कोशिश करे। पुलिस ये जरूर करती है कि भाई दोनों तरफ कोई कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, मलिक कोई साहब, ऐसी रोकने की घटना ना हो जाए। कोशिश ये नहीं, हिरासत में भी लिया गया सभी सांसदों को। ये पहली बार इतिहास में देखने को मिला है कि चुनाव आयोग जा रहे थे सांसद अपने सवालों के जवाब के लिए और बीच रास्ते में ना ही सिर्फ पुलिस ने पकड़ा बल्कि हिरासत में भी ले लिया। इससे इससे प्रज्ञा ये जाहिर होता है कि जो हम इमरजेंसी की बात करते हैं वो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। चाहे आप सांसदों को अरेस्ट करने की बात कहें, चाहे आप उपराष्ट्रपति के गायब होने की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं जताता है कि देश दूसरे रास्ते पे जा रहा है। आप एक से ये मुश्किल से 1 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है, आधा किलोमीटर का एरिया है पार्लियामेंट से चुनाव आयोग का दफ्तर। जी। पटेल चौक पे है और संसद मार्ग पे ही ये पड़ता है। वहां से 5 बैरिकेड पुलिस लगाती है। अरे कौन भाई, क्या ये किसान आ रहे हैं क्या? किसानों से तो आप डरते ही हो। ये तो पार्लियामेंट के सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं और इसमें कई सारे ऐसे बुजुर्ग सांसद हैं, उसमें चाहे खड़गे हो चाहे शरद पवार हो, और उनको आप जो है धूप में बिठा रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव बैरियर जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस का जो रवैया है, कहीं ना कहीं जो हम लगातार कहते हैं कि पुलिस कठपुतली के तौर पे काम करती है, तो सर, जिस बहुत सारे प्रकार लोग से कह रहे हैं जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। बताइए, इस तरह के नारे आज एक लोकतंत्र देश में लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप प्रज्ञा आप देखोगे, ये पहली बार नहीं है कि पुलिस को आगे अड़ाया है। पुलिस तो 13 महीने बॉर्डर पर भी अड़ी रही। ये तो किसानों से डर जाते हैं। वो तो किसान थे जो गांव से आए थे, ये तो सांसद हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है कि 35,000 वोटों से जो कम से जीतने वाले सांसद हैं, जिनकी संख्या करीब 25 है, वो सांसदों का अगर आप मुआयना करा लें, आकलन करा लें, जांच करा लें और कहीं ना कहीं वो फर्जी वोट निकल आए और उनकी सांसदी चली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी फिर?
तो इस चीज का डर इलेक्शन कमीशन को भी है। अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन के वकील बने हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सांसद सुबह से जवाब दे रहे हैं, चैनलों पे बैठ के सुबह से जवाब दे रहे हैं, हर जगह खड़े होके। वो क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा है? अरे भाई, आप मुझे बताइए कि हम एफआईआर करने जाते हैं, हम तमाम चीजें करते हैं, आज तक किससे एफिडेविट मांगा है? क्या मोदी जी एफिडेविट देंगे जो मोदी जी आरोप लगाते हैं? मोदी जी ने भी 2013 2014 में इसी इलेक्शन कमीशन पे मलिक सर, आरोप ये लगाए थे बताइए, बड़े बड़े। चुनाव आयोग के सांसद जा रहे थे अपने सवालों के जवाब के लिए, सीधी सादी सी बात थी। अब बीच में सरकार को पुलिस क्यों उतारनी पड़ गई, किस बात का डर है? वही बात जो आप कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है, भाजपा जवाब देने के लिए उतर आती है, भाजपा बैटिंग करने लगती है। ये क्या चल रहा है भाई देश में? भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सत्ताधारी मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के वकील बने हुए हैं। चुनाव आयोग छुपा हुआ बैठा है। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है। चुनाव आयोग अगर राहुल गांधी को जवाब नहीं देना चाहता तो वो हमें जवाब दे दे, मीडिया को बुला के जवाब दे दे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, अपने तथ्यों को रख दे। लेकिन बिल्कुल। चुनाव आयोग रखे कहां से? क्योंकि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उस चीज से डरा हुआ है, क्योंकि उसकी दाढ़ी में तिनका है, गड़बड़ियां हुई हैं, चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए, जो डाटा मांग रहे हैं राहुल गांधी ने, जिस डाटे की मांग रखी है, वो डाटा देने में चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है? और अभी तो आप देखिए, राहुल कल गांधी कहते सुप्रीम हैं कि कोर्ट में, हकीकत यह है कि वे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि पूरी सच्चाई देश के सामने आ गई है, उनकी हिम्मत ही नहीं है। देखिए प्रज्ञा जी, आपको ये देखना होगा, इसी तरह की हरकतें कुछ हमारे पड़ोसी देश में हुई थी, और 2 दिन पहले घटना आई है कि वहां पे जो उस दौरान चुनाव आयुक्त थे, उनका क्या असर हुआ है। कहीं ऐसी परिस्थिति हमारे देश में ना बन जाए, हमें ये भी सोचना चाहिए। तमाम नौकरशाह होते हैं, तमाम सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर वो एक सत्ताधारी दल के यहाँ इस तरह की जो है राग दरबारी करने लगेंगे, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सत्ता बदलती है, अलग अलग सियासी दलों की सरकारें बनती है, लेकिन अधिकारी वही रहते हैं। हाँ, कुछ 1-2% अधिकारी अगर इस तरह की चीजें कर लेते हैं और वो इस तरह की हरकत करते हैं तो जायज है। लेकिन अगर हर अधिकारी इस तरह की चीजें करने लगेगा, हर संस्था जो है कठपुतली बन जाएगी सरकार की, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको सोचते हुए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिस तरह की उनकी चीजें चल रही हैं, रिटायर होने के बाद भी वो कोई अगर इस तरह का दबाव उनके ऊपर आ रहा है तो इस्तीफा दीजिए। इसी इसी चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी टीएन शेषन बने थे। उन्होंने बता दिया था सियासी दलों को कि चुनाव आयोग भी एक संस्था है। ऐसी नामचीन संस्था का नाम डुबाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। अगर आपके बस का संस्था को चलाना नहीं है तो तत्काल आपको इस्तीफा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। केपी मलिक से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति के एक एक वोट की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। तो राजनीतिक लड़ाइयां तो बहुत लंबी नहीं चलती हैं, ये संवैधानिक लड़ाई है। तो क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये कोई बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है? क्या आप इसको आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि सरकार की एक ही मंशा रही है, विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, हमारे कान बंद हैं, हमें सुनाई नहीं देता, हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे? देखिए प्रज्ञा, ये जिस प्रकार की लड़ाई है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा लिया है, ये आम जनमानस का मुद्दा है। बिल्कुल। और आम जनमानस जो कहता है कि संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है, और वो अधिकार वोट का अधिकार है कि मैं सरकार बनाने और सरकार को गिराने का अधिकार रखता हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, आम आदमी हूं। उस अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से या किसी दूसरे सियासी दल से सत्ता को छीन रही है, वो ठीक है, सियासी अधिकार उसका है। लेकिन नागरिकों का अधिकार छीनना भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दिया है? तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। ये उस आखिरी जो नागरिक बैठा है, जो बिल्कुल नीचे है, ये उसकी लड़ाई है। और उसकी लड़ाई लड़ने का जो झंडा राहुल गांधी ने उठाया है, राहुल गांधी के इस झंडे के पीछे आपको तमाम लोग दिखाई देंगे, और ये बड़ा आंदोलन बनता हुआ दिखाई देगा आपको। वो दिन दूर नहीं है जब चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे इस तरह का कोई भी पुलिस बल हो, जो भी आगे आएगा वो उड़ जाएगा।
आपको याद करना होगा पुराने दिनों में ऐसी कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं। महात्मा गांधी ने शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया था। हमारे यहाँ आंदोलन किए जाते हैं, किसान आंदोलन बड़े बड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह टिकैत ने कितनी हिम्मत दिखाई थी। एक घटना आपको बताता हूँ प्रज्ञा जी, महेंद्र सिंह टिकैत ने नरसिंहा राव से सीधे पूछ लिया था, उनके ऊपर चीनी घोटाले के आरोप लगे थे और उसमें कहा गया था कि नरसिंहा राव की सरकार में 100 करोड़ के चीनी घोटाला हुआ है। तो महेंद्र सिंह टिकैत प्रधानमंत्री से जब मिलने गए, किसानों का प्रतिनिधिमंडल गया, तो क्योंकि चीनी किसान का मुद्दा है, तो उन्होंने सीधे पूछ लिया कि आपने 100 करोड़ का घोटाला कर लिया, आपको शर्म नहीं आई? तो क्या आज किसी ऐसे नेता की हैसियत है कि प्रधानमंत्री से पूछ सके? क्योंकि नेता भी बिकाऊ हो गए, चाहे वो किसान नेता हो चाहे दूसरे नेता हो। तो इसलिए नेताओं की लड़ाई अब ये नहीं रह गई है, अब ये जनता की लड़ाई रह गई शुरू हो गई है। और राहुल गांधी ने बॉल जनता के पाले में फेंक दी है। और राहुल गांधी ने खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खाली तथ्य देके नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी ने एक वेबसाइट बना दी है, वो मिस कॉल मांग रहे हैं, वो लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, वो इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं अगर सच्चाई है तो आप ही निर्णय करो। और ये बात हर एक व्यक्ति के गले उतर रही है कि गड़बड़ कहीं ना कहीं है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसलिए ये मैसेज पब्लिक में चला गया है और पब्लिक अपने वोट का हिसाब मांग रही है, और जो भी सामने आएगा वो उसको बख्शेगी नहीं। मलिक सर, इसी देश में हमने देखा है कि बड़े बड़े आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के बाद सरकारें चली गईं, सत्ताएं हिल गईं, सत्ताएं हट गईं। तो क्या ये आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि मोदी को सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी? देखिए प्रज्ञा, इसका एहसास तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों को भी हो गया है। आप याद करिए 2 दिन पहले मोहन भागवत जी ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि जो शिक्षा माफिया है, हेल्थ माफिया है, स्वास्थ्य माफिया है, मोदी जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो आवाजें अंदर से उठनी शुरू हो गई है। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि विपक्ष जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, अब जी। आवाजें अंदर से उठ रही हैं। तो आपको अगस्त के महीने में ही, मैंने आपको बार बार कहा, अगस्त के महीने में ही बड़े बदलाव आपको दिखाई देंगे, सरकार के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। और अब देश में जब एक बार माहौल आपका बिगड़ जाता है, और आज आप माने चाहे ना माने, जो लोकप्रियता हासिल 2013, 14, 15 में मोदी जी ने की थी, जिस तेजी से लोकप्रियता हासिल की थी, उससे 100 गुना नीचे उनकी लोकप्रियता नीचे जा रही है। और आज उनको लोग हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कुछ लोग उनको आज भी भगवान मान रहे हैं, जो उनके चमचे हैं, जो अंधभक्त हैं, और जिनकी पूर्ति हो रही है किसी न किसी माध्यम से, वो आज भी उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं। लेकिन कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अभी अमित शाह जी मंदिर बनवाने की घोषणा करने बिहार में गए थे और अयोध्या की तर्ज पर वहां मंदिर बन रहा है, तो जिस प्रकार से अयोध्या में चुनाव हारे हैं, क्या बिहार में भी चुनाव हारेंगे क्या? तो जब इस तरह की बातें जनमानस में आने लगती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब विदाई समारोह जल्द होने वाला है। सर, सोना चांदी हीरा जवाहरात सुख दिल चैन सब चोरी होता हुआ सुना है, लेकिन वोट भी चोरी होता है ये पहली बार सुना है। और राहुल गांधी ने तो पूरे साक्ष्य सामने रख दिए हैं। अगर किसी लोकतांत्रिक देश में मलिक सर वोट भी चोरी होने लगेगा तो फिर राजा तो मनमर्जी का हो जाएगा, उसको तो जनता का कोई डर ही नहीं होगा। ऐसे तो डर होता है कि अगर हम कोई जनता के खिलाफ फैसला लेंगे तो भाई जनता हमें कुर्सी से हटा देगी। तो ये तो बहुत खतरनाक है। चुनाव ना का मतलब क्या रह गया अब तो? देखिए प्रज्ञा जी, इसमें इसको आपको इस तरह से समझना होगा कि वोट चोरी पहले भी होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, कुछ वोट हाँ इधर-उधर हो बिल्कुल। जाते थे, हाँ हाँ। छोटी-मोटी चीजें चलती थी। जैसे आपके घर में चोरी हो गई, आपके कुछ रुपए, पैसे, चांदी, सोना चला गया। हाँ आज क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट ही हैक कर लिया जाता है और हाँ। सफाया हो जाता है, और आपके घर में कोई चोर नहीं आया, आपको भी नहीं पता चला। तो हम्म। वोट जिस स्केल पे चोरी हो रही है, जिस तरीके से चोरी हो रही है, आप मशीनों में गड़बड़ियां कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ियां कर रहे हैं। आप याद कीजिए, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था यूपी के लोकसभा चुनाव से पहले और यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों से हमें खबरें आई थी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। एक एक सीट पे 40-40 हजार वोट को काटना, जोड़ना और उसको जो है सिस्टमेटिक बनाने की खबरें हमारे पास तथ्यों के साथ आई थी।
लेकिन तब माहौल इतना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, वो हमारी आवाज कहीं ना कहीं दब के रह गई। उन सीटों का मैं नाम बता सकता हूँ, एरिया का नाम बता सकता हूँ। जी। अगर आप चाहेंगे वहां डाटा अभी भी आपको उपलब्ध, अगर इलेक्शन कमीशन कराएगा तो मिल जाएगा। कई सारी ऐसी सीटें थी जहां इकट्ठे 15,000 वोट काट दिए गए। और आपको याद होगा कि कुंदरकी जैसी सीट, कुंदरकी जैसी विधानसभा जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी, पिछली बार कैसे कुंदरकी हार गई और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से वहां जीत गई। और जी। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने कुंदरकी का रिकॉर्ड भी दिया है, बाकी और भी रिकॉर्ड दिया, और हमने एफिडेविट भी दिया है। तो चलिए हमारा जवाब इलेक्शन कमीशन दे दे, हम तो एफिडेविट दे चुके हैं। भाई राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांग रहे हैं, तो हमने तो पहले ही दिया, हमारे लोगों ने दिया। और बेशर्मी की इलेक्शन कमीशन है, तो यहाँ कुछ भी इनसे आशा करना, कुछ भी इनसे जवाब मांगना बेमानी है। अब इंसाफ जनता करेगी। और राहुल गांधी हो, तमाम विपक्ष के लोग हों, वो जनता की अदालत में चले गए हैं। और मैंने तो पहले भी कहा था, शायद आपके चैनल पे भी कहा है, कि अगर विपक्ष की कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब एक ही तरीका बचता है कि सामूहिक इस्तीफा देने का काम विपक्ष करे, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और चाहे बहुत सांसद बड़ी हो, बात चाहे कह रहे हैं आप, विधायक हो। एक ये इतनी बड़ी कुर्बानी क्या दे सकता है विपक्ष? नहीं, देखिए विपक्ष को अगर जिंदा रहना है, क्योंकि देश को एक ही जिंदा जगह है, रखना है। देखिए केपी मिल्क सर, एक ही जगह है संसद जहां पर अपनी बात रख सकता है विपक्ष। वहां भी इतने नियम कानून ला दिए गए हैं कि बड़ी मुश्किल से विपक्ष अपने बात कह पाता है संसद में। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये हो जाएगा तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं, तब तो वही हो जाएगा जो राजा जी चाहते हैं। तो नहीं चाहते देखिए हैं जाओ। प्रज्ञा, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जो लड़ाई आज राहुल गांधी सड़क पर लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी का प्रचार प्रसार संसद भवन से चुनाव आयोग तक जाने में हुआ है, वो जी। इतना प्रचार पार्लियामेंट के अंदर तो हुआ नहीं। पार्लियामेंट तो उसके पहले भी चली है। आज जितनी देर पार्लियामेंट चली है, विपक्ष के किसी सांसद को उन्होंने दिखाया नहीं। कैमरा फोकस या तो मंत्री पर रहा, या भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे रहा, और या आसन पे रहा। हाँ। विपक्ष की कोई कार्रवाई आपने देखी नहीं आज के विपक्ष क्या कर रहा है। तो वहां तो आपको चित्र में आने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की चीज होगी, तो जनता भी खड़ी आपके साथ होगी, और आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपने देखा था कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में किस प्रकार से लोग जुड़ते हुए गए थे। और उस टाइम राहुल गांधी के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आज राहुल गांधी के पास ये जो मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे चाय की कैथली वाला हो, चाहे वो डोगची वाला हो, चाहे ढाबे वाला हो, और चाहे किसान हो, और चाहे कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, ये सबका अधिकार है वोट। और उसको छीनने का काम सरकार कर रही है। तो ये तो सबकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसलिए लोग इस आंदोलन में इनके साथ जुड़ेंगे। और आप जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही, फिर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी, तो सामूहिक इस्तीफा देकर सड़कों पे उतरना ही इसका एक आखिरी रास्ता है। और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इस टाइप के लोग नहीं है कि पीछे, ये वाजपेयी और अडवाणी मत देखिए इनको, कि वाजपेयी जी सैद्धांतिक आदमी थे और उन्होंने इस तरह की चीजें करने से मना कर दिया था और वो पीछे हट गए। मैं आपको दो घटनाएं बताता हूँ प्रज्ञा जी, जो मैंने पार्लियामेंट में देखी थी। पार्लियामेंट के अंदर जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया गया, यानी कि राज्यसभा का सभापति बनाया गया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों अपनी पार्टी में रहा और आज मुझे छोड़ते हुए थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी खुशी हो रही है कि अब मैं देश का आदमी हूं, मैं किसी एक सियासी दल का व्यक्ति नहीं हूं, और मैं इस आसन पर बैठ के इंसाफ कर पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस तरह का आचरण अपने 5 साल के कार्यकाल में किया हो कि उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगाए। उससे पहले मैं एक बहुत पुराने, और उनको सोमनाथ चटर्जी का जिक्र भी यहाँ करना चाहूंगा। सोमनाथ चटर्जी ने भी यही किया था, और कई सारे उन्होंने निर्णय ऐसे लिए थे, जिस पार्टी से वो आए थे उनके खिलाफ थे वो। और जब वो पार्टी के नेता उनके घर पे मिलने गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे खिलाफ ही इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी पार्टी में था, लेकिन अभी मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, जो देश हित में होगा मैं वो काम करूंगा, अब मैं पार्टी हित नहीं देख सकता। तो ऐसे लोग भी इन आसनों पर बैठ के गए हैं। और आपने पिछले वाले भी देखे हैं, जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है राग दरबारी करने में, और उनका क्या असर है, कहाँ है वो।
क्या जानकारी है क्या? सवाल ये। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आज अपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।